हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और जैसा कि आप सभी को पता है, कल एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। किस तरह का पेपर था, कितने अटेम्प्ट्स अगर आपके हुए हैं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के, कितने अटेम्प्ट्स में आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं, all these things. So let us quickly see what all we are going to see in this video. First, as I said, complete exam analysis for all the subjects. Then actual exam paper versus iExamB mock test. As you all know that iExamB provides free mock tests for banking and other government exams. More than 70 plus exams mock tests are available at iExamB website. Absolutely free of cost. So we'll see इस वीडियो में हम देखेंगे कि iExamB पे जो मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्री है तो शायद इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब आपके सामने iExamB के मॉक टेस्ट भी हैं जो एनएचबी के एग्जाम होने के पहले वेबसाइट पे थे और अभी भी हैं, और आपके सामने एक्चुअल एग्जाम पेपर भी है। तो हम देखेंगे कि क्या iExamB का जो मॉक टेस्ट पेपर था वो एक्चुअल एग्जाम पेपर से मैच करता है, डिफिकल्टी लेवल, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑल दीज थिंग्स। देन थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% जो क्वेश्चंस थे आपके जनरल अवेयरनेस के, उसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थे। और आप सभी को मालूम है कि वीकली एंड मंथली बीपीडिया iExamB वेबसाइट पे उपलब्ध कराए जाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट इज बीपीडिया, ये बीपीडिया क्या है। ऑल दोज हु डोंट नो, बीपीडिया, वीकली बीपीडिया एंड मंथली बीपीडिया iExamB वेबसाइट पे हर हफ्ते आपको उपलब्ध कराया जाता है, हफ्ता खत्म होने के बाद एंड देन मंथ एंड के बाद। और इसमें क्या होता है, उस हफ्ते के सारे न्यूज कंपाइल होते हैं सेक्टर वाइज। फिनेंशियल न्यूज एक साथ, उसी तरह से बैंकिंग के सारे न्यूज एक साथ, एग्री के सारे न्यूज एक साथ, उस हफ्ते में जितना भी कुछ हुआ है, कितने अवार्ड्स दिए गए एक साथ, उस हफ्ते कौन सी बुक्स पब्लिश हुई, इस तरह से ये बीपीडिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखें। सो सी जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम में। और जनरल अवेयरनेस में अगर हम एनएचबी की बात करें तो 75% क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से थे। तो हम ये देखेंगे कि ये किस मंथ से थे, और जो iExamB का बीपीडिया था क्या उसमें ये कवर्ड थे। एंड लास्ट इज iExamB कोर्स सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें सामने हैं, iExamB का कोर्स भी है, iExamB का मॉक टेस्ट भी है, और अब एक्चुअल एग्जाम का पेपर भी है। तो लेट अस एनालाइज एंड सी कि iExamB का जो कोर्स है वो सफिशिएंट है कि नहीं, iExamB का मॉक टेस्ट जो है वो जिस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन लेवल आता है और क्वेश्चन पैटर्न आता है वैसा है कि नहीं। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम एनालिसिस। लेट अस स्टार्ट विथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो था एनएचबी के पेपर में क्वांट को ही दिया गया था। 35 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स एलोकेटेड थे। लगभग लगभग 1.71 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एंड इसके लिए आपको जो टाइम एलोकेटेड था वो 45 मिनट्स था। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इशू नहीं था क्योंकि सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली एलोकेटेड टाइम था। एंड 35 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स मैं सोचती हूँ कि काफी अच्छा टाइम है जिस लेवल के क्वेश्चंस आए थे और जिस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि एनएचबी में इस लेवल के क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी, आराम से ये 35 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में किए जा सकते थे। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। 4 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थे, 4 सेट्स, ईच 5 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस जो थे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के थे। अब इसमें एक बार ग्राफ था, परसेंटेज पे बेस्ड था। परसेंटेज चैप्टर, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि परसेंटेज चैप्टर मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आप ना तो डीआई कर पाएंगे, ना आप इसके बिना प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरह समझ पाएंगे, ना एलिगेशन समझ पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड परसेंटेज को बहुत अच्छी तरह से समझना, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। We always, whenever we make strategy videos and all, we always tell you, and also that calculation tricks आपको पता होने चाहिए, percentage पे पकड़ होनी चाहिए आपकी, सीरीज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो सबसे पहला फोकस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज पे होना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप क्वांट के जितने भी चैप्टर्स कर सकते हैं वो करें, लेकिन इतना मस्ट है। ओके, सो यहाँ पे भी आप देखें कि बार ग्राफ आया था जो परसेंटेज पे बेस्ड था। सो अगर आपने परसेंटेज किया था आप आसानी से कर सकते थे। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, इसमें 3 क्वेश्चंस थे मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट थे। ओके, देन टेबल ग्राफ था, बहुत ही इजी लेवल था, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज लेवल था। सो ये आराम से 5 के 5 क्वेश्चंस डुएबल थे। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते थे, और अगर आपके पास टाइम बचता तो जो डिफिकल्ट थे उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब जो थर्ड डी आई थी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो ये बता रहे हैं कि पाई चार्ट प्लस टेबल था, कुछ ये बता रहे हैं कि एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने थे। सो चूंकि हमने खुद एग्जाम लिखा नहीं है, सो ये जो हमें फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो जो पाई चार्ट जो बात कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लेवल बहुत इजी था, और जो केसलेट की बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मॉडरेट लेवल था, डुएबल था, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड फोर्थ टेबल विथ मिसिंग फिगर्स, दैट मींस मिसिंग डीआई था, बट सिर्फ 3 नंबर मिसिंग थे और वो आसानी से बाकी जो नंबर्स गिवन थे उससे पकड़ में आ रहे थे। क्वेश्चंस जो थे वो इजी टू मॉडरेट थे। सो आप ये देखो कि इस 20 क्वेश्चन में आपने अगर थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी की होगी और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो इस 20 डीआई क्वेश्चंस में आप आराम से 15 प्लस तो कर ही ले जाएंगे। ओके, देन सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे, डुएबल थे, एटलीस्ट 3 तो आराम से हो सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 क्वेश्चंस, अगर आप आई एग्जाम भी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखेंगे करण सर की, तो आप देखेंगे कि कितने आसान तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए बताया गया है। विद इन 2 मिनट्स आप 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चंस थे, और फिर जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे 4, वो अरिथमेटिक चैप्टर्स से थे। 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। 35 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट्स था। तो जिन्होंने थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी की होगी और प्रैक्टिस किया होगा, मॉक टेस्ट लिखे होंगे, उसको एनालाइज किया होगा, वो मेरे ख्याल से 28 प्लस तो कर ही लिया होगा उन्होंने। और 28 प्लस अगर आपने क्वांट में किया है तो मैं उसको अच्छा अटेम्प्ट मानूंगी। अगर आपके चांसेस कॉल आने के तभी होंगे जब आपने लगभग 28 प्लस क्वेश्चंस क्वांट में किए होंगे। सो इस तरह से हम हर सब्जेक्ट का देखेंगे। नाउ लेट अस सी इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 35 मिनट्स थे। अगेन जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स काफी ज्यादा है। मेरे ख्याल से अगर आपने सही ढंग से तैयारी की होगी तो आप 20-25 मिनट्स में आराम से इंग्लिश करके उसको फिर रिवाइज भी कर पाए होंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 क्वेश्चंस थे, दैट मीन्स एक सेंटेंस गिवन था, उसमें से कुछ वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट किया हुआ था, और आपको बताना था कि वो हाईलाइटेड वर्ड जो है एज इट इज सही है या गिवन ऑप्शंस में से उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए। सो वो सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और अगर गलत है तो कौन सा वाला ऑप्शन उसको सही करेगा। ये 5 क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड थे। सो बेसिक ग्रामर, अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पकड़ है, सिर्फ इन 3 चीजों से ही काफी हद तक क्वेश्चंस, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट आसानी से अगर आपने टेंसेस क्लियर कर लिए हैं तो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप समझ सकते हैं। इतना करने के बाद आप सीधे आ जाएं, कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं उसको समझ लें और सीधे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाएं। आराम से ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ये 5 के 5 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले ग्रामर बेस्ड थे। एरर डिटेक्शन 4 क्वेश्चंस, अगेन क्वेश्चंस हर सेंटेंस डिवाइडेड था 5 पार्ट्स में, एंड आपको पता करना था कि कौन से पार्ट में गलती है। यहाँ पे भी मोस्टली ग्रामर बेस्ड और लाइक प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इस तरह के क्वेश्चंस थे, जो कि आई एग्जाम भी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे अगर आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो। देन फिलर, डबल ब्लैंक के क्वेश्चंस थे। पैराजंबल 5 क्वेश्चंस थे यहाँ पे पैराजंबल के, एंड आरसी 7 क्वेश्चंस।
सो यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज था, पैसेज वाज रिलेटेड टू कि अगर इन्वेस्टर्स को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या चीजें उन्हें देखनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट वाज द पैसेज। और उस पैसेज के बेसिस पे 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक सिनोनिम क्वेश्चन था, एंटोनिम क्वेश्चन कोई नहीं था। सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और मुझे जो फीडबैक मिला है कि 25 क्वेश्चंस में 22-23 क्वेश्चंस करेक्टली कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। सो यहाँ पे मैं कहूंगी 20 प्लस तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए। और ये जो मैं अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, जो क्वांट में मैंने बोला 28 प्लस, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ 20 प्लस, इसमें 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें 5-6 आपके रॉन्ग हैं। सो विथ एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी। ओके, क्वेश्चन सारे डुएबल थे। इंग्लिश का पेपर मैं कहूंगी इजी टू मॉडरेट, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट लेवल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी लेवल एंड सम क्वेश्चंस वर मॉडरेट लेवल। इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग, तो 4 सेट्स ऑफ पजल थे, जिसमें कि लेवल जो था, 2 पजल्स तो इजी लेवल थे, इजी टू मॉडरेट। दो पजल्स थे थोड़े से ट्रिकी थे। लेकिन अगर आपने 3 पजल भी यहाँ पे कर लिया तो इट इज रियली गुड। अगर आपने 2 ही पजल कर पाए हैं आप सही से, तो ये जरूरी है कि आपके ये सारे क्वेश्चंस ज्यादातर सही होने चाहिए। सो देखते हैं। इनइक्वालिटीज बहुत इजी लेवल था, आसानी से 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस कर सकते थे। हमेशा हम आपको बताते हैं कि पजल को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। सो सबसे पहले इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चंस था। समझ में आ रहा था क्या पैटर्न है, लेकिन टाइम टेकिंग था, क्योंकि न्यू पैटर्न में आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। इनपुट आउट 5 क्वेश्चंस था, ये भी इजीली डुएबल था। कॉमन सेंस रीजनिंग इजी था, कॉमन सेंस रीजनिंग इजी ही होता है। सिलॉक्स के 2 ही क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन ओनली अ फ्यू था। आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस वाले। एंड डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस थे, ये तो आसानी से हो जाते हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। सो अगर हम पजल की बात करें, जिसमें से 2 पजल को अगर छोड़ दें, तो बाकी क्वेश्चंस ऐसे थे कि लगभग लगभग आप पूरे के पूरे कर सकते थे। सो 45 क्वेश्चन में आई वुड से कि 35 प्लस को मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट मानूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पजल में कुछ गलती हो गई और 35 प्लस आपके अटेम्प्ट्स नहीं हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, तो जरूर आपको फिर अपने दूसरे सब्जेक्ट में, क्वांट में जितना मैंने बताया है उससे ज्यादा, या जनरल अवेयरनेस में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप ये पकड़ के चलें कि 35 प्लस अटेम्प्ट अच्छे माने जाएंगे रीजनिंग में। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस में कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस थे। तो जनरल अवेयरनेस के अगर हम 40 क्वेश्चंस की बात करें, तो 30 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड थे। सो और ज्यादातर क्वेश्चन आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने से थे। जुलाई से भी काफी कम थे, अगस्त और सितंबर। सो अगस्त, सो इधर इन रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया है कि पिछले 2-3 महीने से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एनएचबी में भी एग्जैक्टली यही हुआ। 30 क्वेश्चंस में जो 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, उसमें लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आपके अगस्त और सितंबर करंट अफेयर्स से थे। और उसके अलावा जुलाई से, और कुछ 2-3 क्वेश्चन थोड़ा उसके पीछे के थे। और अगर आप इसको बीपीडिया से कंपेयर करें, तो 98% क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस ये हमारे बीपीडिया और हमारे मॉक टेस्ट में कवर्ड थे। स्टैटिक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस थे। सो अगर आप आई एग्जाम भी स्टूडेंट हैं, तो ये सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चंस आपको, जो स्टैटिक क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं, वहां पे मिल जाएंगे। सो अगर कंप्यूटर क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि 10 क्वेश्चंस लगभग आपके कंप्यूटर से थे, सो यहाँ पे भी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल थे। मोस्टली क्वेश्चंस इजी थे, लाइक आईपी एड्रेस रिलेटेड, याहू, कंट्रोल प्लस वी की प्रेस करने से क्या होता है, एंड कुकीज, लाइक दिस, ब्लूटूथ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अगर गुड अटेम्प्ट की बात करूं, तो इस पेपर में मैं कहूंगी कि 38 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं विथ 95% एक्यूरेसी, तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा।
सो ये हमने कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस देख लिया। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स डिस्कस करने के पहले आप में से जिन लोगों ने एनएचबी का पेपर लिखा है उनसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगी कि आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछें कि जब से एनएचबी का नोटिफिकेशन आया था और आपने डिसाइड किया इस एग्जाम को लिखने का, और आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो उस दिन से अगर आप 18 अक्टूबर तक 8 एवरी डे देते, और जबकि शुरू से ही आपको पता है कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आते हैं, और क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसमें बेसिक इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से कर लेते और प्रैक्टिस करते रहते, मॉक टेस्ट लिखते, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते, पहले चैप्टर वाइज फिर सेक्शन वाइज, तो आप अपने आप से पूछें ऑनेस्टली कि अगर आप सिंसियरली ऑनेस्टली अराउंड 8 आवर्स हर दिन इस एग्जाम को देते, तो क्या आप जैसा आपने एग्जाम में किया है उससे अच्छा कर सकते थे? एंड आई थिंक यू विल गेट आंसर यस। जबकि एनएचबी में नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, फिर भी अगर इसमें आपने एक अच्छा लेवल, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, इवन इफ का आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए आपने एक बहुत अच्छी नींव अपनी तैयार कर ली है। अब अगर मैं कहूं एक्चुअल एग्जाम पेपर वर्सेस आई एग्जाम भी मॉक टेस्ट, तो अगर आपने एनएचबी का पेपर लिखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार आई एग्जाम बी के जो मॉक टेस्ट हैं एनएचबी के, उसको एक बार जाकर आप देखें। पहले ही नंबर मॉक टेस्ट को आप देखेंगे तो यू विल फील कि लगभग लगभग क्वेश्चंस उसी तर्ज पे आए हैं। आप देखेंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, आरसी के लगभग 7-8 क्वेश्चन हैं, एरर के क्वेश्चन हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उस तरह के ही क्वेश्चन हैं, और लेवल भी लगभग लगभग सेम है। तो आप समझ लो कि उस तरह के 5-10 मॉक टेस्ट आपने पहले लिख लिए होते एग्जाम से पहले, और उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया होता, तो जरूर, और जिन्होंने किया होगा उनका एग्जाम जरूर बहुत अच्छा हुआ होगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस थे कि यहाँ पे तो आपको 200 में 200 एक्चुअली टारगेट करना चाहिए था। जरूर है कि पूरे 200 में 200 नहीं आ सकते, लेकिन टारगेट इतना करेंगे हम, अपना एम इतना रखेंगे, तब कुछ मार्जिन लेकर के कहीं उससे थोड़ा कम आएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट होगा जो जिसको पता है कि वो 180 लेके आ रहा है इस 200 में, और जो कि लाया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, जिस तरह का पेपर आया था, तो 180 190 जो लेके आ रहा है आज कॉन्फिडेंट है, उसको पता है उसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा नहीं है। सो ये गुड अटेम्प्ट्स थे। इतने प्लस पे जो हमने डिस्कस किए सब्जेक्ट वाइज, उस पे आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरिट लिस्ट में सबसे हाई पे रहेंगे उनका ही फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। फिर भी मैं कहूंगी आप अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर्ड इन बीपीडिया और नॉट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो मैंने बोला 30 क्वेश्चंस, वो बीपीडिया में कवर्ड थे। कुछ क्वेश्चंस जो बीपीडिया में कवर्ड नहीं है, अराउंड आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस, वो आपके मॉक टेस्ट में कवर्ड है। ओके, नाउ सबसे अहम सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, इज आई एग्जाम बी कोर्स सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम? कहीं ना कहीं मुझे आज की डेट में ये प्रॉब्लम लगती है स्टूडेंट्स की, कि इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है कि वो काफी कंफ्यूज से हो जाते हैं, और किसी एक प्लेटफॉर्म पे वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि पता नहीं इतने से आएगा कि नहीं, और इस चक्कर में ना वो एक प्लेटफॉर्म का पढ़ पाते हैं ना वो किसी और का। अगर आपने आई एग्जाम भी चूज किया है, तो अब आई एग्जाम भी पे पूरा भरोसा रख करके, आई एग्जाम भी जितना आपको स्टडी मटेरियल, वीडियोस, क्वेश्चंस दे रहा है, पहले आप पूरी तरह से उसको कर लें, और 99% चांसेस है कि सवाल उतने में से ही आएंगे। हाँ, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तब आप दूसरे पे करें, लेकिन आप ये गलती ना करें कि एक चैप्टर आपने थोड़ा सा यहाँ से किया, थोड़ा सा फिर किसी और साइट से किया, थोड़ा सा कहीं फ्री अवेलेबल है वहां से कर लिया। फिर होता क्या है कि आप एक तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं और बाकी तरह के क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। सो जो वेराइटी है, एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाता है। सो ऑलवेज यू शुड स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म। वहां से सारी चीजें आप पहले पक्की कर ले, उसके बाद आपके पास टाइम है तो बेशक आप और किताबें पढ़ें और प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें, जहां से जितना कर सकते हैं उतना करें।
ठीक है। और इज iExamB कोर्स सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम? तो सिंपल सा एंड ऑनेस्ट आंसर ये है, यस, वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन आंसर कि इस अगर हम इस एनएचबी का ही एग्जाम्पल लें तो इसमें जितने क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो क्वांट के हो, रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, या जनरल अवेयरनेस के हो, या कंप्यूटर्स के हो, एक एक क्वेश्चन आपको iExamB का जो कोर्स है, अगेन कोर्स में भी बहुत सारा हमने नहीं कवर किया है, बहुत ही प्रिसाइज वे में बनाया गया है ये कोर्स, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर उसको आपने सिंसियरली प्रैक्टिस किया था, देखा था वीडियोस को, पढ़ा था पीडीएफ नोट्स को, तो उतने से ही ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। एक अहम बात और, चूंकि अब एनएचबी का तो पेपर हो गया, अब आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपका हमेशा एक सवाल होता है कि कब आएगा, डेट कब आएगी, जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसकी डेट कब आएगी। सो हियर आई वुड सजेस्ट, don't waste your precious time thinking about when the notification will come, when the date will come, because अभी recent trend ये देखा गया है आफ्टर कोविड सिचुएशन। आप देखो एनएचबी का 9 अक्टूबर को आया कि 18 अक्टूबर को एग्जाम है, ओके, 9 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन आई कि 18 अक्टूबर को एग्जाम है, और एडमिट कार्ड जब उन्होंने बोला था नहीं रिलीज किया तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये होप हो गया कि शायद और पोस्टपोन होगा। तो एक अजीब सी मनस्थिति है कि जब तक डेट नहीं आती है तब तक आप इंतजार करते रहते हैं, जैसे डेट आती है आपको लगता है किसी तरह ये डेट आगे बढ़ जाए क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। सो आप तैयार रहें। इसी तरह से अगर आप देखोगे पीएनबी की आज ही डेट आई है, 22 नवंबर को एग्जाम है, सो लगभग 1 महीना का टाइम है, एटलीस्ट यहाँ पे 1 महीने का है, एनएचबी में तो इतना भी नहीं था। आरबीआई असिस्टेंट मेंस की बात करें तो 12 अक्टूबर को इंफॉर्मेशन आई है कि 22 नवंबर को। सो आप ये लेके चलें कि जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आते ही आपके पास 1-1.5 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं रहेगा, जिसकी डेट नहीं आई है, डेट आने के बाद 15-20 दिन से ज्यादा आपके पास वक्त नहीं रहेगा। सो जितने भी एग्जाम्स एक्सपेक्टेड हैं, आप अपनी तरफ से तैयार रहें, तैयारी पूरी रखें, ये सोच के तैयारी रखें कि 1-2 महीने में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो 2 महीने के बाद 2.5 महीने हो जाए बदले, 3 महीने हो जाए, कोई बात नहीं है। आज एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आई है, आरबीआई ग्रेड बी का रिजल्ट आउट हो गया है, फाइनल रिजल्ट। दैट मीन्स कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए नोटिफिकेशन आना चाहिए। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात और कि iExamB पे अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है, सो 33% डिस्काउंट यू कैन गेट ऑन ऑल कॉम्बो कोर्सेज। कूपन कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेस्टिव 33, और ऑल इंडिविजुअल कोर्सेज पे भी 27% ऑफ। सो कॉम्बो कोर्सेज क्या है, जो स्टूडेंट्स मान लो आरबीआई से भी नाबार्ड तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तीनों का एक साथ कॉम्बो कोर्स मिल जाता है, जिसमें तीनों कोर्सेज का जो सम है उससे काफी कम उसकी प्राइस है, और उस पे भी आपको 33% डिस्काउंट मिलता है। iExamB में बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट टीम है, एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। जैसा कि आपने देखा बीपीडिया से कितने सारे करंट अफेयर्स कवर हुए हैं, जो मॉक टेस्ट हैं वो काफी कुछ एक्चुअल एग्जाम की तरह है। सो ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है कि iExamB की एक पूरी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है, पूरी एनालिसिस करके फिर वो मॉक टेस्ट बनाते हैं, फैकल्टी क्लासेस लेती हैं, 101 डिस्कशंस करती हैं, स्टडी हाइव सेशंस होते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग विच कैन हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। सो ये फेस्टिव ऑफर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सो इसका फायदा उठाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।